हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ स्नेहा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन, जिसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को कम्प्लीटली हम रिवाइज कर देंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम शुरुआत करते। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये हमें पता ही है। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, जब हमने वाटर में सॉल्ट को डाला तो जो मिक्सचर हमारे पास आया वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन हर तरफ से सेम होगा। हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूशन के तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट गैस को लें और सॉल्वेंट गैस को लें, देखिए गैसियस सॉल्यूशन कब बनेगा, जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो अगर हम गैस को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन आएगा। अगर हम लिक्विड को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन आएगा। अगर हम सॉलिड को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे पास सॉलिड है। ये आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे कि एग्जाम में आपके यही एग्जाम्पल्स आ सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कौन सा सॉल्यूशन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हमारे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है कि हमारे 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो परसेंटेज मास परसेंटेज हो सकता है, वॉल्यूम परसेंटेज हो सकता है और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे परसेंटेज बाय मास तो उसका आप फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले हम मास लेंगे किसी भी एक कंपोनेंट का, चाहे वो हम सॉल्यूट का ले लें या सॉल्वेंट का ले लें, अपॉन हम टोटल सॉल्यूशन का मास लेंगे इनटू 100। इसी तरह हमें वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा कि मास लेंगे हम किसी एक कंपोनेंट को और सॉल्यूशन की हम वॉल्यूम लेंगे इनटू 100। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। ये चैप्टर जो भी है फिजिकल केमिस्ट्री के, इसमें से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, तो आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है कि हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से शो करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर फास्ट। तो हमारे पास ये वाले फॉर्मूलेज आ जाएंगे। अगर हमारा वॉल्यूम ml में है तो हमें 1000 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब जो मोलरिटी, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम और मोलरिटी का इन्वर्सली रिलेशन है, तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा मोलिलिटी। मोलिलिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ पे सॉल्वेंट की बात होती है, 1 kg सॉल्वेंट में। सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर मास आ जाता है सॉल्वेंट का, और अगर ग्राम में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन। देखिए हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी तरह अगर हम जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्वेंट का तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक्स ए प्लस एक्स बी जो होगा वो 1 के इक्वल होगी, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता मोल फ्रैक्शन। लास्ट है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। जब बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में हमारा सॉल्यूट है तो यहाँ पर हम पीपीएम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर होगा मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपन मास अपॉन सॉल्यूशन इंटू 10⁶, क्योंकि यहाँ पे मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में हम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट को निकालते हैं। इसके बाद होता है कि सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम है। कंसनट्रेट का मतलब होता है कि सॉल्यूट अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो चुका है, अब इसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉल्यूट अभी अनसैचुरेटेड है, यानी अभी सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है या इसमें और सॉल्यूट को डाल सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉल्यूशन हो तो गया है सुपर सैचुरेटेड, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके ज़बरदस्ती और सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कम हुआ, बाई चांस कूलिंग हुई, तो जो हमने ज़बरदस्ती उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करा था वो सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो जाएगा।
ठीक है, तो उसको सुपर सैचुरेट कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हम कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ों की सॉल्युबिलिटी पढ़नी। पहली, लिक्विड में अगर हम सॉलिड को मिला रहे हैं, लिक्विड में हम सॉलिड को मिला रहे हैं, जैसे वाटर में अगर हम सॉल्ट को मिला रहे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे अगर हम वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके अगर हम हीट दे रहे हैं, हम एंडोथर्मिक प्रोसेस में कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना भी बढ़ाते रहें, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक और होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, अगर सॉल्यूट हमारे पास पोलर है, अगर तो हम सॉल्वेंट भी पोलर लेंगे तभी वो सॉल्युबल होंगे। अगर हमने सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लिया तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे। यानी लाइक डिजोल्व लाइक, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। उसके बाद आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस को मिला रहा है, जैसे वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी और प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हेनरी लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास एक गैस है ए, तो उसका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन की। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा KH, इसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई गैस है जिसका KH बहुत ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बहुत कम होगी। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अगर हम टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, 3 एप्लीकेशन है। कोल्ड बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती है, इसकी जो ढक्कन है उसको हम टाइटली हाई प्रेशर पे करते हैं, ताकि प्रेशर बढ़ता है तो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और टेस्ट अच्छा आता है। स्क्यूबा डाइवर, जब हम पानी के अंदर जाते हैं, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते तो उस जब हम जाते हैं तो नीचे जाने में प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो हमारे बॉडी में सॉल्युबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही ऊपर आते हैं वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है और जो सॉल्युबल नाइट्रोजन थी वो ब्लड कैपिलरी से निकलने लगती है, जिससे शरीर में अकड़न आ जाती है, जिस डिसीज़ को बैंड बोलते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए 11.7% हीलियम यूज़ करते हैं। अब हीलियम यहाँ यूज़ क्यों किया, क्योंकि हीलियम का KH जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी का, तो ये जो गैस होगी वो सॉल्युबल नहीं होगी। लास्ट जो एप्लीकेशन है वो एट हाई एल्टीट्यूड, जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस बॉडी में कम घुलती है और जिससे एनॉक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एनॉक्सिया डिसीज़ हो जाती है, जिससे हम लोगों को अनेबल टू थिंक, हम कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, हमारे जो दिमाग है वो काम नहीं करता है। उसके बाद है रॉल्ट लॉ। देखिए, हमने यहाँ पे एक गैस ली A, एक गैस ली B, तो A का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने PA लिखा, B का वेपर प्रेशर उसको PV लिखा, और इनका जो मिक्सचर है A + B, इसका वेपर प्रेशर जो है हमने PT लिखा। तो PA जो है, अगर हम हेनरी लॉ लगाएंगे तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XA के और PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XB। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो P0A और P0B कांस्टेंट आएंगे। P0B मतलब होता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और P0B होता है प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। तो P टोटल जो है PA + PB आएगा, तो P0A × XA, ये हमारा रॉल्ट लॉ का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आइडियल सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज 0 होता, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होता, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और AA-BB इंट्रैक्शन, AB इंट्रैक्शन, ये तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, AA इंट्रैक्शन, BB इंट्रैक्शन इक्वल टू AB इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल है क्लोरोइथेन, ब्रोमीथेन, बेंजीन + टॉल्यूइन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहते हैं? जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर ΔH मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0,
मतलब कोई ना कोई एंथैल्पी चेंज होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम चेंज होगा, और ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन डज नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अगर जो वेपर प्रेशर है वो हमने रॉल्ट लॉ से ज़्यादा आ रहा है, रॉल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा था उससे ज़्यादा आया वेपर प्रेशर, तो पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर रॉल्ट लॉ से कम आया वेपर प्रेशर तो नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक, यहाँ पर डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर ए बी बी इंट्रैक्शन स्ट्रांग होता है देन ए बी इंट्रैक्शन, जो नया इंट्रैक्शन आया वो वीक होता है, और यहाँ पर जो नया इंट्रैक्शन ए और बी का इंट्रैक्शन आया वो स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और नेगेटिव डेविएशन में नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। इसके बाद है लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, कि हमारे सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं। तो चार है हमारे पास, एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉलिड सॉल्यूट जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, और लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है वॉलेटाइल होता है। मतलब सॉलिड की वेपर नहीं बनती लेकिन लिक्विड की वेपर बन जाती है। तो जो प्योर सॉल्वेंट की बात करें उसका वेपर प्रेशर हम P0A से डिनोट करते हैं, और जो सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमारा उसका हम वेपर प्रेशर PA से लिखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर वो नहीं आता है तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा या प्योर सॉल्वेंट? तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वो वॉलेटाइल है। तो P0A जो होता है वो ग्रेटर देन होता है PA। तो यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर, कितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हुआ, तो P0A माइनस PA। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A। अब RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पर तो डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर देखिए प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो यहाँ पर P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है RLVP, इसका फॉर्मूला आ गया जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट की। तो अभी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा देन प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर हम प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को T0B से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन के TB से। तो डेल्टा TB यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे कितना एलिवेशन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो TB माइनस T0B। अब अगेन दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी M, यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी मोलेलिटी। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है KB, जिसको बोलते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब यहाँ पर हम मोलेरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा देन सॉल्यूशन। इसको डिनोट करेंगे T0F से, इसको TF से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। अब अगेन दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो KF एक कायरोस्कोपिक कांस्टेंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पर
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला भी आ गया। अब यहाँ पे हमने दो कांस्टेंट पढ़े, एक कायरोस्कोपिक कांस्टेंट KF, एक इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट KB। तो इन दोनों की जो यूनिट होती है वो एक ही होती है, kg मोल इनवर्स, ये यूनिट याद रखनी। लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रेशर को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगा रहे हैं एक्सटर्नल अपनी तरफ से, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब हमें सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पर पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे इस प्रोसेस को हम रोक पाएँ। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। सी यहाँ पर है कंसंट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया मोलरिटी को, और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो ये इसको पुट करेंगे तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कुछ सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन था A, एक था B, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल थे तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, पाई 1 ज़्यादा है तो पाई 1 होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और पाई 2 होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आता है लास्ट टॉपिक, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। इसके लिए हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो डिसोसिएट होते ना एसोसिएट होते, जैसे यूरिया और शुगर। NaCl है तो NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर वंट ऑफ फैक्टर को I से डिनोट करते हैं, जो इक्वल होता है नॉर्मल मोलर मास अपन एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन लास्ट वाला हम यूज़ करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद आए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे अगर यहाँ से हम वंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो जैसे NaCl जो एक पार्टिकल था शुरुआत में, लेकिन डिसोसिएट होकर उसने 2 पार्टिकल बनाए तो I जो था वो आया 2/1, यानी वंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 थी। तो NaCl से रिलेटेड हम कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमें वंट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर न्यूमेरिकल में यूरिया दिया है, शुगर दिया है, तो हमें I इज इक्वल टू 1 ही हम लेंगे, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम वंट ऑफ फैक्टर कितना लेते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पर RLVP यहाँ पर मैं I का इंटू करना पड़ेगा, एलिवेशन में भी मैं I का इंटू करना पड़ेगा, डिप्रेशन में भी I का, और ऑस्मोटिक फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। और यहाँ पर याद रखना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वंट ऑफ फैक्टर के, डेल्टा T भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और डेल्टा TF भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है, I बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम एक वॉलेटाइल लिक्विड में सॉलिड को डालते हैं तो वेपर प्रेशर तो कम होता ही है, इसीलिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल यूरिया है जो कि ना तो डिसोशिएट होता है ना एसोसिएट होता है, यानी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए वंट ऑफ फैक्टर 1 होगा। MgCl2 है, NaCl है, KCl है, ये क्या कर रहा है, डिसोशिएट कर रहा है, तो आप देखेंगे इनका वंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। CH3COOH ये क्या करता है, इसके 2 मोल्स 1 मोल बना देते हैं, डायमर बना देते, तो यहाँ पर 1/2 है, तो एसोसिएशन में वंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा। अगर हम बात करें डिसोसिएशन डिग्री, ठीक है, और एसोसिएशन डिग्री, तो ये फॉर्मूले याद रखने, अल्फा I-1/n-1। यहाँ पर n जो होगा वो क्या होगा, जैसे KCl जो है वो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा तो n की वैल्यू आएगी 2, और ये एसोसिएशन। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हमारा फिजिकल का चैप्टर नंबर 2। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है। मेटेलिक कंडक्टेंस आता है मेटल और एलॉयज के बीच,
अलॉय की वजह से। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से आता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आ जाता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये क्यों आता है? ये एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की वजह से आता है। इनमें आयंस फ्लो करते हैं और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो करंट के फ्लो में रुकावटें आती हैं उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है, जब ये हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यूनिट होती है ओम। रेजिस्टिविटी जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। उसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू R अपॉन L और यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का जो है इन्वर्स होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है, कंडक्टेंस को G से भी और C दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो A अपॉन L। और रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कप्पा से जिसको शो करते हैं। तो G का फॉर्मूला आ जाता है Ka अपॉन L। इसकी यूनिट होती है ओम इन्वर्स और ओम इन्वर्स को ही बोलते हैं साइमन। फिर नेक्स्ट होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है 1 बाई रो। तो K इज इक्वल टू G L अपॉन ए। इसकी यूनिट होती है ओम इन्वर्स सेंटीमीटर या फिर साइमन सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसको एक्स से या फिर G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ अपॉन ए। ये कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर सेल। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन, तो कप्पा यानी कंडक्टिविटी होती है G L अपॉन ए और L अपॉन ए भी हम पढ़ के आए थे जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से कंडक्टिविटी आ जाती है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, या फिर सेल कांस्टेंट को लिख सकते हैं कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कंडक्टिविटी होती है उसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लैम्डा एम से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम इज मोलरिटी, के इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टिविटी आती है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें के इंटू 1000 अपॉन एन। कोलराश लॉ क्या कहता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्वल होती है सम ऑफ कैटायन लैम्डा नॉट एंड एनायन लैम्डा नॉट। जैसे हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, तो उसकी जो कंडक्टिविटी आएगी मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल आएगी। लैम्डा नॉट H3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ पर ये इक्वेशन होती है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रहे हैं तो वो ग्राफ इस तरह से बनता है। यहाँ पर लैम्डा नॉट एम को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ। तो कोलराश लॉ के एप्लीकेशन यही है कि सबसे पहले तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा रूट के अपॉन सी, के इज कंडक्टिविटी एंड सी इज कंसंट्रेशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो होता है वो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। उसके बाद है कि डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डाइल्यूशन का मतलब है कि हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है। तो कंडक्टेंस जी जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी के डिक्रीज हो जाता है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम हो जाते हैं। एंड मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक किसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। एक ही कंटेनर होता है, इसमें एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड जो होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और यहाँ पर जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है।